हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल के तहत आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार से रिलेटेड इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं और एग्ज़ाम के ख्याल से भी वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए और ये इस टॉपिक का यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी सिर्फ एक का नाम दिख रहा है, शाजिया शेख। गुड इवनिंग। और तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसका प्रभाव बिहार में भी रहा है। पिछले क्लास में भी जब हमने हिस्ट्री पे बात किया है कि भाई भारतीय इतिहास के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं, उसमें बिहार की अपनी एक भूमिका, एक खास भूमिका रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे रिलेटेड बिहार से संबंधित क्या फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग सीमा, नेहा, शंकर, दयाल, नंदिनी कुमारी, आर्यन राज, प्रमोद कुमार, आशा, ज्योति, अर्चना, आरुषि, गोस्वामी, सब लोग का वेलकम। और हम लोग अब शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप जानते हो और फिर बाद में आप लोगों का कमेंट भी हम देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का आंदोलन और इस आंदोलन यानी 1930 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का जो टाइटल है सविनय अवज्ञा। तो इसके पहले जो मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा जो मूवमेंट चला वो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में था कि भाई अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। और इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें कहा गया कि जो गलत नीति होगी, ब्रिटिश सरकार की जो गलत नीति आएगी, जो गलत निर्णय होगा, जो गलत नीति हम पे थोपी जाएगी, उसका हम अवज्ञा करेंगे, डिसओबे करेंगे। तो कांग्रेस का जो आंदोलन है, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो पायदान है उसमें असहयोग के बाद का ये पायदान है। असहयोग में कहा गया कि भाई जो हम सहयोग देते हैं उस सहयोग को वापस लें, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो गलत नीति है, जो गलत कानून है, जो लॉजिकल नहीं है, उसका हम अवज्ञा करें। तो ये एक स्टेप आगे का बात है। फिर आगे होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में, तो उसमें तो होता है कि भाई अब अंग्रेजों से कहा जाता है कि अब आप भारत छोड़ो, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस का स्टेप टू स्टेप मूवमेंट का जो अवधारणा है वो बढ़ते जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया गया तो उसके पहले इसका मुख्य आधार उन्होंने बनाया कि साहब जो गलत नीति है, उसके पहले इस अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियों को समाप्त करने के लिए, कुछ नीतियों में सुधार के लिए एक मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था, जिसको गांधी जी का 11 सूत्री मांग के रूप में जाना जाता है। और उस 11 सूत्री मांग में एक ये भी था कि नमक पर जो ब्रिटिश सरकार, इरविन ने जो वो टैक्स लगाया है, उस टैक्स को समाप्त किया जाए। किस तरह का टैक्स था भाई? तो वो एक तरह से एक्साइज ड्यूटी था। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि साहब किसी भी चीज का अगर निर्माण किया जा रहा है, कोई भी वस्तु बनाई जा रही है, तो उस पर उत्पाद कर लगना। गांधी जी का कहना था कि भाई ये बड़ा ही मतलब अतार्किक निर्णय है, क्योंकि नमक कोई नया चीज नहीं बन रहा है, ये प्रकृति प्रदत्त चीज है।
वो पानी से, समुद्र के पानी से अलग इसका कुछ नहीं है। तो इस पर टैक्स लगाना जो कि सबकी जरूरत का चीज है और ये नेचर के द्वारा प्रदत्त चीज है, इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है और इस पर टैक्स लगाना ये लॉजिकल नहीं है। तो गांधी जी अपने 11 सूत्री मांगों में एक ये भी मांग था इनका, और उन्होंने कहा कि अगर इस टैक्स को, इस अतार्किक कर को अगर आप वापस नहीं लेते हो तो हम इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर देंगे। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक को आप डिटेल पढ़ोगे ही, मैं थोड़ा सा बस इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि क्या था और आप जानते भी होंगे। और यहां पर मेरा उद्देश्य है कि बिहार से रिलेटेड, ठीक है, या इस आंदोलन से रिलेटेड बिहार से संबंधित फैक्ट्स क्या है, ठीक है। तो इस आंदोलन के संदर्भ में बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो है, जो बिहार स्पेशल के तहत हमें देखना चाहिए, उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो गांधी जी का जो 11 सूत्री मांग, तो मैं एक सजेशन आपको करूंगा कि ये जो 11 सूत्री मांग गांधी जी का था, तो भाई उस 11 सूत्री मांगों में क्या क्या था, इस पर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भाई हमारा एग्जाम सिर्फ बिहार स्पेशल क्वेश्चन का तो है नहीं, तो मॉडर्न के क्वेश्चन में ये भी आएगा, कभी इसमें से हो जाएगा इनमें से कौन नहीं था या इनमें कौन कौन बातें 11 सूत्री मांग में थी, ठीक है। तो 11 सूत्री मांग और गांधी जी का मुख्य इस पर आधार इन्होंने बनाया वो नमक कानून का, कि भाई नमक पर जो टैक्स इम्पोज करने का बात आप की हो, आप इसको समाप्त करो, इसको वापस लो, नहीं तो हम तो भाई फिर अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, आपके नियमों का अवज्ञा हम करेंगे। और आप जानते हो कि फिर गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, फिर आप वहां पर मेन में पढ़ोगे कि भाई यहाँ भी हमने लिखा है कि वो मार्च कब उन्होंने शुरू किया, कब दांडी पहुंचे, कहाँ से शुरू किया, कब दांडी पहुंचे और उस दौरान कितना टाइम लगा, ये सारी बातें। और फिर वहां पर दांडी में गांधी जी ने नमक बनाया, मैंने समुद्र के पानी को लेके गर्म करके नमक बनाया जाना, और उस नमक को फिर एक व्यापारी जो गुजरात के होते हैं वो संकेत के लिए कि भाई गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ नमक हमने खरीद लिया, और गांधी जी ने बीच में सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया, और इस तरह से अवज्ञा शुरू हुआ। और फिर सभी आम लोगों को, नागरिक को यह कहा गया कि भाई अवज्ञा आंदोलन अब शुरू होता है। तो इसका प्रभाव मतलब इस आंदोलन का बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ और बिहार में भी ये अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। और उस अवज्ञा आंदोलन के मुख्य जो हमारे कुछ लीडर्स जो हुए, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, और जगह जगह पर ये एक तरह से संकेत था। और इस अवज्ञा में साथ साथ अवज्ञा का भी बात आया और असहयोग की जो भी बातें थी, जो भी ऑब्जेक्टिव असहयोग आंदोलन का था कि भाई बाइकॉट का काम, तो वो भी साथ साथ, यानी बाइकॉट भी इसमें रहा और अवज्ञा का भी बात हो गया। मुख्य रूप से अवज्ञा क्या किया गया, वही जगह जगह नमक बनाया जाना। तो हमारे यहाँ तो कोई समुद्र तो था नहीं, समुद्री पानी का तो कोई यहाँ पर उपलब्धता थी नहीं, तो कहीं मिट्टी से भी, जहाँ पर मिट्टी खारा मिट्टी हो, तो उससे भी हम एक संकेत दिखाने के लिए जगह जगह नमक बनाया जाने लगा। वो एक तरह से ये आपको ब्रिटिश सरकार को दिखाया गया कि भाई आप बोलते हो कि नमक बनाने पर हम टैक्स इम्पोज करेंगे, जब अगर नमक बनता है, हम नमक बना रहे हैं और आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपके नियम का हम डिसोबे कर रहे हैं, और इस तरह से जितना गलत नियम लाइएगा उसका हम डिसोबे करेंगे। और इस दौरान बिहार में एक चौकीदारी कर लगा हुआ था, तो चौकीदारी कर का भी, ये भी गलत नीति था भाई, तो इसका भी अवज्ञा किया गया, ठीक है। और चौकीदारी कर का जगह जगह पर अवज्ञा हुआ, खास करके चंपारण में चौकीदारी कर का ज्यादा मतलब कि वो प्रभावकारी ढंग से, ज्यादा तेजी से वहां पर ज्यादा मतलब प्रभावकारी ढंग से उसका अवज्ञा वहां दिखाया गया, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में प्रभाव रहता है। फिर इसमें फिर आप देखते हो कि फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 6 माह की सजा भी हो जाती है, 30 में उनकी गिरफ्तारी होती है, 6 माह की सजा होती है, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था
तो फिर गांधी जी के साथ इरविन की एक बात होती है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, और उस पैक्ट के तहत इरविन का ये कहना हुआ कि साहब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए लंदन में क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन कर रही है, जिसमें कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गई नहीं 30 में। तो फिर गांधी जी को तैयार किया जाता है कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, और इस दौरान फिर गांधी जी क्या करते हैं कि 31 में जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को यहाँ पर पोस्टपोन करते हैं। फिर वहां पर गांधी जी जब पहुंचते हैं तो उनको ये आभास हो गया कि यह जो भारतीय समस्याओं के सुलझाने के लिए जो बैठक की गई है ये वाकई कोई समस्या सुलझाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ ये दर्शाया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई एक ऐसी संगठन नहीं है जो पूरे भारतीयों की बात करे। आप पूरे भारतीयों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अलग अलग लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी मांग है। तो वो यहाँ पर ये दिखाया जाना कि भाई कांग्रेस एकमात्र अधिकृत संस्था भारतीय जनता की तरफ से नहीं है। तो ये भी गांधी जी को लग गया कि भाई यहाँ पर तो फिर डिवाइड एंड रूल दिखाने की बात की जा रही है, और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को, जो मुख्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया ही जाएगा, तो वहां से गांधी जी फिर वापस आ जाते हैं। फिर गांधी जी यहाँ पर अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, और इस अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के क्रम में फिर से गिरफ्तारी होती है, और बाद में 34 में फिर अंततः ये अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाता है। तो आप देखते हो कि इसमें जो कुछ खास चीज जो बिहार स्पेशल के तहत हम बताना चाहेंगे, तो भाई इसमें उस समय बिहार में इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले कौन कौन व्यक्तित्व है वो बात, मुख्य रूप से किस किस क्षेत्र पर क्या हुआ, साथ साथ आपको कौन कौन ऐसा जगह था जहां पर नमक कानून तोड़ने का ज्यादा प्रयास हुआ, ठीक है। तो नवास एक जगह था, नवास पिंड, कहीं नवास पौंड था तो नवास पिंड कहा जाता है बिहार में, पटना में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। तो क्या पूछ सकता है, ये सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पर रखा है। अब इसके बाद का टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब, आप ये सब बातें जानते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर भी चर्चा होगी। और फिर उस क्रम में, उस दौरान बिहार से संबंधित जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अभी आप लोग का थोड़ा सा कमेंट हम देख लेते हैं। अभी तो कुछ कमेंट नहीं है, सबका बस गुड इवनिंग है। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन से, हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि भाई अब बिहार स्पेशल चीज पर हम लोग फोकस करते हुए निकले, क्योंकि सिर्फ हम लोग को हिस्ट्री ही नहीं करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स करना है। तो बिहार से संदर्भित और भी मिसलेनियस बातें हैं, आर्ट कल्चर है। तो क्योंकि हिस्ट्री का ऑलरेडी क्लास हमारा अलग अलग सेक्शन का अलग अलग मेंटर के द्वारा लिया ही जा रहा है, तो भाई हम बिहार स्पेशल पर फोकस करते हुए, हाँ जो संदर्भित बात है, कहाँ का है, क्या है, उस पर एक इंट्रोडक्शन तो मैं जरूर दूंगा, और उसके बाद बिहार स्पेशल जो फैक्ट्स है उसको आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, क्योंकि टाइटल आज हमने रखा बिहार सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो, तो ये दोनों से संबंधित चीजों को आज हम लोग तेजी में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद भी आप लोगों का क्लास है, तो हम लोग को टाइम से इसको कंक्लूड करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस की कार्यकारिणी को इस आंदोलन को शुरू करने की अनुमति दी गई, ठीक है। कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी को इस आंदोलन को शुरू करने की अनुमति दी गई। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। तो भाई अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में ले लिया गया था। ये लाहौर अधिवेशन आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, और ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जबकि 28 का जो अधिवेशन था उसमें मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और 29 में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष हुए। लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन के क्रम में ही 31 दिसंबर 1929 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट से ये भाई घोषणा किया था कि कांग्रेस का अब अल्टीमेट गोल जो है वो पूर्ण
स्वराज्य की प्राप्ति है, स्वतंत्रता की प्राप्ति कांग्रेस का अल्टीमेट गोल है। अब हम इसको छिपा उपा नहीं रहे हैं, यानी कांग्रेस उस दिन स्पष्ट बोली कि छिपाने का मतलब कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या कुछ दे दो, बस उतना नहीं, हमारा अल्टीमेट गोल टू गेट फुल इंडिपेंडेंस। ये चीज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्षों द्वारा की गई। और फिर उसी दिन ये भी घोषणा कर दिया गया कि उन्होंने किया कि अगले 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। ये थोड़ा सा बहुत जल्दी में बहुत बड़ा चीज कह दिया गया कि अगले 26 जनवरी को। तो अगला 26 जनवरी क्या, 31 दिसंबर 1929 को आप भी बोल ही रहे हैं, और अगला 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को। और आप जानते हो कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी रैलियां निकाली गई, झंडा अपना फहराया गया जगह जगह हाथ पे, फिर पॉलिटिकल गिरफ्तारी हुई, और इस तरह से ट्रेंड भी बन गया कि हर 26 जनवरी को कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और वो आपको आप कहिए तो 1947 तक ऐसा हुआ। और यही तो कारण है कि हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन उसको हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू। तो खैर यहां पर अब हम लोग सविनय अवज्ञा पर आते हैं। और गांधी जी, ये निर्णय इसमें हो गया था कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला मूवमेंट जो होगा हमारा डिसोबीडियंट मूवमेंट होगा, डिसोबे करने वाला मूवमेंट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके टाइटल पर थोड़ा हम लोग बात कर ले कि भाई अवज्ञा करेंगे लेकिन विनय के साथ, अवज्ञा करेंगे विनय के साथ, यानी किसी तरह का हिंसा नहीं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं, इस तरह की बात की गई। विनय पूर्वक हम कहेंगे कि आपकी इस गलत नीति को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, इस टाइटल का ये मतलब हुआ। अब शंकर दयाल जी का पूछना है, सर 26 ही क्यों चुना गया? शंकर दयाल जी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि 26 ही क्यों चुना गया। कुछ अपना प्रोग्राम, कोई भी पार्टी कुछ कहती है कि अगले दिन हम ये काम करेंगे, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई डेट तो होगा ना। 26 जनवरी ही क्यों चुना गया, ये नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। हाँ, हमारा संविधान 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से क्यों लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और वो क्या, क्यों? क्योंकि इस दिन हम कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और हर बरस इस बात की मतलब कि रिपीट हर साल कांग्रेस के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तत्कालीन वायसराय द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाने की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण तथा अतार्किक कर, इसे अतार्किक कर बताया। नमक कानून की घोषणा के बाद गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग को जारी किया था। 11 सूत्री मांग, और गांधी जी की इसी 11 सूत्री मांग में हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, जहां पर आप फिर से वहां पढ़ाया जाएगा, तो उसमें 11 सूत्री पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जैसे उसमें था कि भाई सिविल सेवकों के पर और सेना पर जो खर्च हो रहा है उसको हाफ किया जाए, कम किया जाए, यानी भाई हमारा जो टैक्स है उसको सिर्फ वो ब्यूरोक्रेट्स पर और मिलिट्री पर फालतू का वो खर्च मत करो, उसको कम करो, यानी वेलफेयर का काम करो। भारत में जो भी नशीला पदार्थ है उस पर पूर्ण रूप, उसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाओ। और सीआईडी वाईडी का जो तुम्हारा संस्था है वो फालतू का है, वो जनता को परेशान करने वाला है, उसको या तो बंद कर दो, और नहीं तो उस पर भाई सार्वजनिक नियंत्रण रखो, आम लोगों के प्रतिनिधित्व का उस पर नियंत्रण रहे। इस तरह का मांग था। और फिर था कि भाई तुम्हारा जो मुद्रा है और हमारी जो मुद्रा है उसमें जो एक्सचेंज रेट है उसको थोड़ा सा ढंग से करो। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट, फिर इसी तरह के मांग थे, लेकिन मुख्य रूप से उनमें था कि भाई नमक पर जो तुम टैक्स लगाए हो इसको वापस लो, जो एक्साइज ड्यूटी लगाए हो इसको वापस लो। गांधी जी की 11 सूत्री मांग को इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इरविन के इस कदम के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए आगे बढ़े। ये तो जनरल चीज ही मैं बता रहा हूँ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी के लिए पैदल यात्रा कर निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। अब नमक कानून का उल्लंघन इस बात का प्रतीक था कि अब भारतीय ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण, अतार्किक एवं शोषणात्मक कानूनों की अवज्ञा करेंगे। इस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया, जिससे यह संदेश दिया गया गलत कानूनों का शांतिपूर्ण एवं विनय के साथ अवज्ञा किया जाएगा। तो भाई इस पर अगर कहीं लिखा जाए
तो ये 1-2 लाइन आप लिखते हो तो ढंग का इंट्रोडक्शन ऑफ द मूवमेंट होगा। ठीक है। इस आंदोलन के कार्यक्रम में नमक कानून भंग करना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं सेवाओं का परित्याग करना। हमने आपको पहले ही बताया कि भाई अवज्ञा भी करना है, और जो असहयोग का जो हमारा असहयोग का जो तत्व था उसको भी इसमें शामिल किया गया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तय की गई। तो एक तरह से ये नाम ऐसा नहीं कि अकेले राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इनिशिएट करने वाले के रूप में इनका नाम होगा। बिहार के अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया, क्योंकि यहाँ समुद्र तट तो है नहीं। बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना तथा शाहाबाद अनेक स्थानों पर नमक बनाने के केंद्र स्थापित किए गए। और यहाँ पर एक चीज जो नवास पिंड या नवास में पौंड होगा, तो ये पटना जिला में ही, तो नवास पिंड स्थान शायद यहाँ नहीं लिखा पाया है, मिसलेनियस में है, नवास पिंड या नवास पौंड, ये जो स्थान था। और सब जगह मैंने बहुत जगह पर नमक बनाने का होता था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ये मुख्य केंद्र के रूप में जो हमारे नेता थे वहां जाकर के सामूहिक रूप से नमक बनाने का, तो ये पटना में ही, पटना जिले में ही, पटना में ही। तो ये स्थान थोड़ा याद रखिएगा, फिर बाद में हम ऐड भी कर देंगे, या कहीं हमने लिखा है इसमें। मुजफ्फरपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद ठाकुर, रामनंदन सिंह थे। देखिए बाबू हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल का बात है इसमें क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन जो भेजा है उसमें इस तरह से क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। आज जो आपका 20 क्वेश्चन होगा, इसमें आपका बिहार स्पेशल अब पूछ देगा कि भाई जनकधारी प्रसाद या खास करके रामदयालु सिंह, ये तो बहुत लोग जानता ही है कि मुजफ्फरपुर के थे, तो रामदयालु सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो जहां भी हम जिस स्थान पर जो पर्सनालिटी का नाम लिखे हैं, तो वो थोड़ा आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये किस क्षेत्र में इस मूवमेंट को उन्होंने लीड किया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहां से बनेगा। छपरा तथा सिवान में इस आंदोलन का राम रक्षत ब्रह्मचारी, ये भी हमने भी शायद क्वेश्चन में लिखा, राम रक्षत ब्रह्मचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व या किस क्षेत्र में किया, बिहार के किस भाग में किया। ठीक है भाई, वो दरभंगा में किया कि छपरा सिवान में किया कि कहाँ किया, इस तरह का ऑप्शन रहेगा, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा क्षेत्र में इस आंदोलन का संचालन किया। अंबिका कांत सिंह, ये इंपॉर्टेंट नाम है, पटना में इस आंदोलन का। सिवान में नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन करके सत्याग्रहियों द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया बेची गई। ठीक है, नमक बनाया गया, पुड़िया उसको करके और लोगों के बीच में बेचा गया। ठीक है, ये क्या दर्शाने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि देखो हम नमक बना रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको टैक्स बीच में नहीं दे रहे हैं, आपके कानून का हम अवज्ञा कर रहे हैं, और इस तरह से आप जान लो गलत कानून का अवज्ञा होगा। तो ये बेसिकली प्रतीकात्मक चीज था, नहीं ये प्रतीकात्मक चीज था, और गवर्नमेंट के लिए तो चैलेंज बन गया। भाई हमने टैक्स लगाया है और चैलेंज करके बोलता है कि भाई हम तो, लेकिन फिर ये भी इसमें है कि आप जो करो हम विनय के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ इसमें बीच में हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, आपको जो करना है कीजिए, हम मतलब विनय के साथ हम आपके इस कानून का अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कानून को लॉजिकल ये कानून नहीं है पर ही है मुझे। हाँ, राहुल कुमार, तो इसीलिए तो हमने बताया कि रामदयालु सिंह को सब, और रामदयालु सिंह बाद में बात करेंगे, पर्सनालिटी भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री से, क्योंकि बिहार स्पेशल में हमको जहाँ से क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन वो हमको दिख रहा है, तो सिर्फ हिस्ट्री के जो मेन चीज है तो हम लोग पढ़ेंगे। हम बिहार के और आप देखते होंगे 50 वाला जो क्वेश्चन देते हैं, हम पर्सनालिटी पे 1-2 क्वेश्चन हमेशा देते हैं, तो हमें लगता है कि वो पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन जो है कि बिहार की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उस पर हम लोग को बात करेंगे, फिर हम दयालु सिंह जी पर भी बात करेंगे। तो बिहार में इस आंदोलन के सत्याग्रह पर पुलिस द्वारा घोर अत्याचार किया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, मतलब बिहार में नहीं, गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार में जगह जगह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देकर इनके बहिष्कार को प्रचारित किया गया, यानी बाइकॉट भी इसमें साथ साथ था। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इसका एक तत्व था।
बिहार में स्वदेशी के प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार ने इतना जोर पकड़ा कि छपरा जेल के कैदियों, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का होता है, ये तो हम लोग एक दिन और बात किए थे शायद, छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल की। फिर बाद में उनको खादी वस्त्र या जो यहाँ के चरखा का स्वदेशी वस्त्र दिया गया। तो देखिए ये बड़ा एक अवेयरनेस, भाई जनता में क्या, जो जेल में है, जो कैदी हैं, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के कैद है, तो नियंत्रण क्या, कैद नहीं, कैदी हैं, और वो व्यक्ति वहां, वो लोग कहता है कि साहब हम माने इस आंदोलन से कि हम विदेशी वस्त्र जो आप दे रहे हो हम नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो नंगी हड़ताल, कहाँ के जेल में, तो छपरा में, ठीक है। कब, किस दौर में, भाई कौन, असहयोग आंदोलन के दौर में, कि सविनय अवज्ञा के दौर में, कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऐसा भी ऑप्शन होगा। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो छपरा भी याद रखना है, नंगी हड़ताल क्या था, तो ये याद रखना है, छपरा जेल याद रखना है, और कब, तो किस दौर में, तो सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के दौर में, अवज्ञा आंदोलन के दौर में, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का, यानी भाई एक टैक्स आप लगाए थे, चौकीदारी कर। ये क्या होता है, चौकीदारी कर होगा भाई कि आपका जो भी चौकीदार रखते हैं इसके लिए भी मतलब एक अलग से आपको टैक्स देना होगा। तो ये भी हम लोग का भाई लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा काम है, सरकार का काम है, इसके लिए अलग से टैक्स का क्या, तो इसका भी हम लोगों ने विरोध किया। बिहार का चंपारण जिला चौकी, और ये इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन भी था। और ये चूंकि बुक जो बिहार सामान्य ज्ञान मेरे द्वारा जो लिखित बुक है और रुक्मिणी प्रकाशन से प्रकाशित जो बुक है बिहार सामान्य ज्ञान, उसमें हमने, और वहीं का तो बहुत सा चीज आपको हम सीधे वहां का यहाँ पर डाल देते हैं कि साथ साथ डिस्कस भी हो जाए, आपको फैक्ट भी मिल जाए। तो चौकीदारी कर के बारे में हमने बड़ा आराम से वहां पर बहुत बार उसको लिखा है, पीछे शायद क्वेश्चन भी उस पर है, और ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में, लोग क्वेश्चन बहुत जगह करता है लोग हम कि बहुत डेट डेट डेट, तो डेट में बहुत जगह डेट में कंफ्यूजन है, बहुत जगह कंफ्यूजन है डेट में, ठीक है। तो ऐसा कमीशन वैसा कंफ्यूजन और डेट सिर्फ नहीं उठाता है, ठीक है। अब यहां पर जब कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो तब ना लग रहा है कि ये भी उसको क्वेश्चन फ्रेम कर दो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जैसे चौकीदारी कर, तो भाई किस मूवमेंट के दौर का ये भी चौकीदारी कर का विरोध किस मूवमेंट के साथ चला था, ठीक है, असहयोग के दौरान, कि सविनय के दौरान, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये भी एग्जाम में आपका याद रखना, ये भी कम नहीं है। दूसरी बात कि भाई इसमें हमने एक जगह लिखा है भाई ज्यादा फोकस, ज्यादा यह चौकीदारी कर का विरोध कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका चंपारण क्षेत्र में ज्यादा हुआ था, ठीक है, और जगहों पर भी हुआ था लेकिन चंपारण क्षेत्र में। फिर एक टॉपिक हम लोग बनाए हुए हैं, इसमें है कि साहब बिहार में बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न पायदान पर महिलाओं की भूमिका, तो वो भी एक अलग है, प्रेस की भूमिका वो भी अलग है, तो उसमें बहुत सा चीज फिर कुछ रिपीट भी होता है। तो चौकीदारी कर देने से काम सबसे आगे, चंपारण जिले के सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी, मझौली थानों में चौकीदारी कर का बहिष्कार सर्वाधिक प्रभावकारी रहा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अब क्या पूछेगा कहाँ कहाँ सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी, लेकिन कभी कह भी सकता है कि इनमें कौन ज्यादा चौकीदारी कर का प्रभावकारी रूप से कहां पर इन स्थानों में कहां ज्यादा हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से आप चंपारण क्षेत्र याद कीजिए। अब है चंपारण के अतिरिक्त पटना, सारण, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में भी चौकीदारी कर का बहिष्कार कार्यक्रम जोर शोर से चला था, वो गया हुआ में भी चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भागलपुर जिला के बीहपुर में सत्याग्रह कर, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बीहपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस काफी कठोरता के साथ पेश आई थी, यानी पुलिस की कठोर कार्रवाई, पुलिस की जो ज्यादती होगी वो एक बीहपुर जो है भागलपुर के बीहपुर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और इस कार्यवाही के विरोध में अनेक लोगों ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता को त्याग दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है बीहपुर में भाई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 15 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। इस डेट में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत, कभी कहीं 5 जुलाई लिखता है कहीं, लेकिन आप जानो कि जुलाई 1930 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये ठीक डेट है। तथा उन्हें 6 माह का कारावास की सजा दी गई। हमने ये क्वेश्चन भी आपको फ्रेम करके भेजा है
कि 19 जुलाई 1930 में जब उनको गिरफ्तार किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उन्हें क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का 2 चरण हो जाएगा ना, एक बार गांधी जी जो एडजर्न कर दिए इस आंदोलन को, फिर दोबारा जब चला तो बिहार में भी दूसरे रूप से, तो इसमें आप देखोगे कि इन पे 6 माह की जो कारावास की सजा दी गई थी, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत इस आंदोलन को स्थगित किया गया। इस समझौता के बाद कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ठीक है, जो पॉलिटिकल अरेस्टिंग था वो रिहा हो गया। तो गांधी इरविन समझौते के एक बिंदु के तहत ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय नेताओं के बीच एक गोलमेज सम्मेलन, अब गोलमेज सम्मेलन वाली बात होगी, और वहां आप जानते हो गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ। इस बार भी बिहार में यह आंदोलन काफी सक्रिय रूप से रहा। 4 जनवरी 1932 को फिर से राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मथुरा प्रसाद, ये सब उस समय के लीडर, इन लोगों को फिर 4 जनवरी 1932 को, ये डेट एकदम कंफर्म डेट है, इस डेट को फिर इनको अरेस्ट किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में मोतिहारी, बेगूसराय, रोसड़ा, तारापुर में पुलिस, अब ये तारापुर जो है ना बाबू, ये अनुमंडल भी है मुंगेर का, ठीक है, और यहाँ पर गोलीबारी। अब देखो भाई, सविनय अवज्ञा ये एकदम मतलब विनय के साथ, बिना किसी उग्रता के साथ ही आंदोलन हो रहा है, लेकिन पुलिस गोलीबारी में कई आंदोलनकारी शहीद हुए। इस गोलीबारी के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विशेषाधिकार अध्यादेश जारी किया, यानी रेस्ट्रिक्शंस लगाया बहुत से हमारे एक्टिविटी पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड कब बाबू? तो 1932। किसमें? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, नहीं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। चूंकि बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बिहार स्पेशल गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी द्वारा हरिजनों के उद्धार तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु कार्य करने का संकल्प लिया गया। बिहार में गांधी जी के इस संकल्प का स्वागत करते हुए हरिजन सेवक संघ की शाखाएं यहां भी खोली गई। हरिजन सेवक संघ की, आप जानते हो पूना पैक्ट, ठीक है, गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में जो पैक्ट हुआ, क्योंकि अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और अंबेडकर साहब गांधी जी के फॉलोअर थे। अंबेडकर साहब के नेशनलिस्ट थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, कांग्रेस के भी सपोर्टर थे। लेकिन अंबेडकर साहब जिस कम्युनिटी से आते थे, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी था, तो उसकी बेहतरी के लिए, उसके लिए भी बहुत चिंतित थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस इनके हक की बात को भी साथ साथ करे। कांग्रेस थोड़ा इग्नोर कर रही थी। कांग्रेस का ख्याल था कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इनके बेहतरी के लिए काम करेंगे ही, और जो भी रचनात्मक कार्य, और गांधी जी ऐसी तो एक्टिविटी करते ही हैं, लेकिन उनको था कि नहीं, इनकी भागीदारी शासन में, ठीक है, विधायिका में, लेजिस्लेचर में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, इस पर हम नहीं हो, आप इधर से नहीं हो तो फिर हम अंग्रेजों की तरफ से, हम सरकार की तरफ से ये चीज, क्योंकि अंबेडकर साहब को लगता था कि बाद में इनका कोई बहुत अच्छा ढंग का लीडर नहीं हो तो फिर ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनकी स्थिति सुधर नहीं पाएगी। तो इसलिए अंबेडकर साहब गोलमेज सम्मेलन में अलग, कांग्रेस से अलग, ठीक है, पार्टिसिपेशन दिए और उन्होंने अंग्रेजों से ये दलितों के लिए भी भागीदारी का बात किया, ठीक है, और 32 में डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सीट रिजर्व किया गया। कहां पर सीट रिजर्व? लेजिस्लेचर में, विधायिका में, ठीक है, लेजिस्लेचर में इनके सीट रिजर्व का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया। लेकिन फिर गांधी जी, चूंकि उस समय पूना जेल में अंग्रेजों ने गांधी जी को रख दिया था, तो गांधी जी फिर जेल में ही अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी जी को भी डिप्रेस्ड क्लास के उस लेजिस्लेचर में सीट रिजर्व करना, उनको रिजर्वेशन देने से गांधी जी को परहेज नहीं था, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों की इस कुटिल चाल से उनको नाराजगी थी कि आप कांग्रेस को और कमजोर करना चाहते हो, यानी कांग्रेस, आप ये दिखाना चाहते हो डिप्रेस्ड क्लास को ये लगे कि कांग्रेस हमारे लिए काम नहीं कर रही है, वो तो गवर्नमेंट ही दिया, ठीक है। तो इसको कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को और कमजोर करने के इस षड्यंत्र के खिलाफ गांधी जी वहां पर फिर क्या कर दिए, इस कम्युनल अवार्ड जो विच वाज अवार्डेड इन 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में पूना जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब चूंकि अंबेडकर साहब को पता चलता है गांधी जी भूख हड़ताल पर है, और अंबेडकर साहब जानते थे कि गांधी जी का तो भूख हड़ताल तो रियल भूख हड़ताल है, और ये भी जानते थे कि भाई अंग्रेजी सरकार अभी गांधी जी से बहुत गुस्से में है, तो वो उनके भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगी, कोई समझौता नहीं करेगी, कोई आश्वासन नहीं देगी,
और गांधी जी की अगर मृत्यु होती है तो अम्बेडकर साहब को लग गया कि भाई हमारा तो राष्ट्रीय आंदोलन ही एकदम बहुत मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित क्या, ये राष्ट्र को बहुत बड़ा क्षति होगी और इसके लिए कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब को भी इसके लिए दोषी माना जाएगा। तब अम्बेडकर साहब जो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच एक समझौता होता है। तो गांधी जी अम्बेडकर साहब को ये बोलते हैं कि साहब आप उधर से सीट रिजर्वेशन की बात मत करो, कांग्रेस की तरफ से लो, उतना सीट हम कांग्रेस आपको रिजर्व करेगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। तो कुछ इस तरह का जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं। तो चूंकि बिहार स्पेशल के तहत नहीं, ये एक बात जो है। और ठीक है, तो हरिजन से तो उसके बाद बिहार में भी हरिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी का पटना आगमन हुआ, जहां उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित करने की घोषणा की। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखिए, क्योंकि इस टॉपिक को जितना कुछ हमने यहाँ पर दिया है उसको थोड़ा सा कुछ खास नहीं है। आप जानोगे कि भाई अवज्ञा आंदोलन था क्या, कब शुरू हुआ, किस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, फिर बिहार में इसके कौन लीडर हुए, कि कौन कौन जगह इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जगह हुआ जहाँ पर, और कुछ नेता जहाँ जिस क्षेत्र में जिस नेता ने नेतृत्व किया वो नाम हमको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज शायद अभी मिला, नवास पिंड या नवास पौंड करके जो स्थान है, नवास स्थान जो है, नवास पिंड भी उसको बोलते हैं, वो पटना जिला में। और वो नमक बनाने के कार्यक्रम के लिए एक विशेष स्थल के रूप में जाना जाता है। तो हो सकता है उसको शायद कभी पूछा भी है या पूछने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कब हुई, कितने दिन की सजा हुई, फिर दोबारा कब गिरफ्तार हुए, तो ये सारी बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है नेशनल मूवमेंट का, वो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की अहम भूमिका रही है। बिहार का के बहुत बड़े बड़े नेतृत्व भी उसमें रहे हैं। नवाज पिंड ही है सर, हाँ ठीक है, नवाज पिंड ही है। वेरी थैंक यू सर। 26 ही क्यों चुना गया, शशांक शंकर दयाल हमने बताया 26 का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 26 ही क्यों चुना गया। उनके नाम पर कॉलेज भी है मुजफ्फरपुर में, RDS कॉलेज है, रामदयालु सिंह कॉलेज है। सर वॉल्यूम कम है, प्लीज बढ़ाए ना। आकाश अब आप बताओ आवाज जा रही है या नहीं, आवाज आप सुन पा रहे हो कि नहीं? आकाश प्लीज कमेंट, आकाश आंसर दो, आप आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं। तो फिर अब भारत छोड़ो आंदोलन का बात है, तो हम लोग थोड़ा इसको भी कंक्लूड करें, और फिर कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछोगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी हमने इस पे जितना क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था ना वो हमने क्वेश्चन बना दिया है, दोनों को मिला करके 20 क्वेश्चन हम आप लोग को आज बना दिए हैं। वो क्वेश्चन आप लोग को चला जाएगा ही है सर, ठीक है, यस सर, अभी ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था 1942 में, तो फिर गांधी जी, अब देखो एक चीज हमने जो बताया ना कि धीरे धीरे हमारे आंदोलन का जो स्वरूप है वो बढ़ता जा, स्वरूप में मतलब कि अब एक तरह से अब ज्यादा एग्रेसिव स्वरूप हो रहा है। नहीं, पहले था कि असहयोग करेंगे, फिर हुआ कि अवज्ञा करेंगे, अब 42 तक। अब इसके दौरान बहुत सी बातें हैं, क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ से भारत से चला जाना, ठीक है, और जनता का भी क्या स्थिति है वो देखना, फिर और भी फैक्टर्स है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन लाने के लिए कांग्रेस कैसे, कांग्रेस को अब इस तरह का इतना ज्यादा मतलब कि इस प्रकृति का या इतना एग्रेशन वाला अब आंदोलन क्यों जरूरत पड़ी। एक तो सुभाष बाबू यहाँ से चले गए, सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे, तो भाई हुआ कि वो चले गए, जनता के बीच में बड़े पॉपुलर थे, तो कहीं ऐसा मत हो कि जनता को ये लगे कि भाई कांग्रेस तो सिर्फ अंग्रेजों से छोटी मोटी बात करती है, कोई ढंग का मूवमेंट चल, और जनता भी कोई एक मतलब निर्णायक या कुछ मूवमेंट चाह रही थी कि जिसमें अब अंग्रेजों से बहुत छोटी मोटी बात नहीं, अब कुछ थोड़ा सा निर्णायक चाह रहे थे। दूसरी बात क्या था, अब जानते हो मुस्लिम लीग 40 में कह दिया था भाई वो यूनिटी को भी तोड़ने का एक बात, वो तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लेके आ गया था। तो इस तरह से अब दिख रहा था कि भाई अब अंग्रेजों के साथ कुछ इस तरह की बात हो और जनता को भी लगे कि नहीं कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व सही ढंग से है, और तो भाई इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो वहां पर बहुत भूमिका नहीं, हम सीधे भारत छोड़ो आंदोलन और उससे संदर्भित जो बातें हैं बिहार से के संदर्भ में, तो वो हम लोग देखेंगे।
तो चूंकि क्लास भी ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा हम पढ़ते ही हैं, बीच बीच में हम आप लोगों को बताते जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चलिए लिखने का एक क्रम है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारतीयों का साथ चाहता था, अतः इस दौरान ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से वार्ता एवं समझौता के लिए कई प्रयास भी किया। ब्रिटिश सरकार के ऐसे प्रयासों, विशेषकर क्रिप्स मिशन की असफलता से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए कोई प्रभावकारी एवं सम्मानजनक समझौता नहीं करना चाहती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मत के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, दूसरी ओर भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए, मैंने हम लोग से तो सहयोग लिया ना भाई, तो कोई खास ये नहीं देना चाहती, ऐसा लगा। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध फासिस्ट शक्तियों की जीत भी नहीं चाहती थी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन हमारा साथ चाहता था एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी साथ देना चाहता था। इस स्थिति में कांग्रेस का यह मानना था कि भारतीय हितों की गारंटी के आधार पर हम ब्रिटेन के साथ देंगे, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं मिली। अतः कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां चलाते हुए विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देने का निर्णय लिया। मैंने साथ देंगे, लेकिन हमारी जो बात है आप उसको मानो। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को गांधी जी की इस निर्णय को स्वीकृति दे दी गई, जिसके तहत भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए निर्णायक आंदोलन चलाना था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे की एक सभा में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की घोषणा की। गांधी जी ने अंग्रेजों को संबोधित कर कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तथा भारतीयों से आह्वान किया, करो या मरो, यानी ये लास्ट मरा है। ठीक है, इस प्रकार इस आंदोलन की घोषणा की दृढ़ता, संकल्पता एवं नारों ने यह आभास करा दिया कि यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम संघर्ष सिद्ध होगा तथा भारत से ब्रिटिश शासन का अंत अवश्य होगा। यानी जनता में ये लगा कि भाई ये तो एकदम गांधी जी जैसा व्यक्ति जब कह रहा है कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये तो अब निर्णायक स्थिति की बात है। तो इसमें अपने को पूरा इस आंदोलन में अपने को लगाना है और बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। तो ये एक बात बनती है यहाँ पर। इस आंदोलन को शुरू करते हुए गांधी जी स्पष्ट निर्देश दिया था कि आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए जाए तो जनता अपने विवेक से इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, गांधी जी ने कह दिया था। और भाई क्या करना है? तो अवज्ञा करना है। फिर क्या करना है? बाइकॉट करना है। वही जो ऑब्जेक्टिव्स नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडिएंट में था, उन्हीं को लगाना है। ठीक है, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा था कि अंग्रेजों को मार, भले उन्होंने कहा कि ये करो या मरो, यानी अब हमारा तो तरीका आपके पास क्या है? असहयोग कीजिए, बाइकॉट कीजिए। तो बाकी तो गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि आप ढंग से अगर असहयोग कर देते हो तो अंग्रेज यहाँ क्यों रहेंगे, यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। ठीक है, असहयोग करने में उनके सिस्टम को हम चला रहे हैं। बाइकॉट का मतलब उनके व्यापार को मुनाफा हम बना रहे हैं, उनके सर्विस, उनके गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों को, जैसे उनके यहाँ नौकरी करते हो, उनके सिस्टम के आप भाग हो, तो उससे अलग हो जाओ। ठीक है, और जो उनका गुड्स और सर्विस जो कंज्यूम करते हो, वेल, तो उसको आप क्या करो? बाइकॉट करो। फिर अंग्रेजों के यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। तो उसी को गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने ये नहीं कहा करो मरो का मतलब, गांधी जी ने ये थोड़ी कहा था कि गांधी जी ने कभी हिंसात्मक बात नहीं कहा। गांधी जी ने थोड़ा कहा था कि आप अंग्रेजों पर आक्रमण करो। ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों को इस आंदोलन में एक भूमिका का स्पष्ट निर्देश दे दिया। सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हुए कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें, राजा महाराजा अपनी जनता, नहीं, ये सब गांधी जी का। अब किसानों के लिए इस आंदोलन में कांग्रेस का निर्देश था कि जो किसान जिस जमीन पर खेती करता है वह जमीन उसी की है। जमींदारों को किसानों का साथ देना चाहिए। अगर जमींदार सरकार का साथ दे तो किसान उसे कर यानी टैक्स न दे, ये गांधी जी ने कहा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, एक दिन के बाद ही। इस गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में व्यापक आंदोलन छिड़ गया। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह, क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि जब इस तरह का एग्रेशन आप करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी, इसलिए तो जनता को कहा था कि आप अपने अनुसार आंदोलन को जारी रखिए। बिहार इस आंदोलन की औपचारिक घोषणा के पूर्व ही अपने को इस संभावित आंदोलन के लिए तैयार कर लिया था। ठीक है, हमारे लीडर्स को, बिहार के लीडर्स को ये मालूम था कि भाई ये तो ऐसा घोषणा होगा। अब हमारा जो
फाइनल स्टेज का मूवमेंट होगा, तो इसको बिहार में उस तरह की तैयारी कर ली गई थी। 31 जुलाई 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, तथा अध्यादेश लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय चरखा संघ तथा बिहार राहत कोष के खातों को भी जब्त कर दिया, सीज कर दिया गया, इनके अकाउंट्स को। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद एक बार पूछा हुआ भी है, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव सहाय, तो महाधिवक्ता क्या होता है बाबू? एडवोकेट जनरल। राज्य में आज भी एडवोकेट जनरल का पोस्ट है, उस समय भी एडवोकेट जनरल का पोस्ट था। तो उन्होंने एडवोकेट जनरल के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हो कि भाई सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल, तो उस समय एडवोकेट जनरल का पोस्ट था। और कौन थे? बलदेव सहाय जी ने एडवोकेट जनरल के पोस्ट से इस्तीफा दिया 11 अगस्त 1942 को। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर आप देखोगे कि 50 क्वेश्चन भी हम भेजते हैं, तो उसमें एक दो बार हमने क्वेश्चन इसमें डाला है। ये 7 अभी तक जैसे भी हो, लेकिन ये 7 जो शहीद हुए 11 अगस्त 1942 को पटना में, इसको सचिवालय गोलीकांड कहते हैं। आज सेक्रेटेरिएट है, पहले वहां पर हमारा सेक्रेटेरिएट भी था मैंने, और साथ साथ है आज भी वहाँ विधान मंडल है, मैंने विधानसभा, विधान परिषद। तो इसको कहीं विधायिका का भी कांड कह सकते हैं, बिहार विधायिका का, मैंने पटना में जो गोलीकांड, तो इसको सामान्य रूप से इसको सचिवालय गोलीकांड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो जो आज वो सतमूर्ति जो देखोगे वहां पर जहाँ ये कांड हुआ था, बिहार विधान मंडल के गेट के सामने, तो वहां पर आप देखोगे कि इसलिए हमने इसमें लिखा है, एक जुलूस बिहार विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में था। इसको सचिवालय कांड भी कहते हैं। तभी पटना के जिलाधीश, अब ई बाबू एकदम याद रखना, किसने गोली का ऑर्डर दिया? WG आर्चर के आदेश पर विद्यार्थियों की गोली चलाई गई। इस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। तो 7 वो ये जो शहीद छात्र हैं, इन 7 का नाम, और इन 7 का नाम भी हमें जानना है। ये मूल रूप से किस गांव के, किस जिला के थे, ये भी जानना है, और किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ये छात्र थे, ये भी जानना है, ठीक है। तो इस बिहार सामान्य ज्ञान में तो पीछे में हमने लिखा भी है। यहाँ पर आपको गांवों का मूल स्थान, जैसे इसमें नाम दिया हुआ है आपका उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमण जी भी इनको बोलते हैं, और ये नरेंद्रपुर गांव इनका, और सारण, आज के सारण जिला में, नरेंद्रपुर सारण जिला। और ये उस समय आपको राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल जो है उसके 11वीं कक्षा के ये छात्र थे। दूसरा नाम है आपको रामानंद सिंह जी, और ये शहीद रामानंद सिंह जो है वो शहादत नगर धनरुआ, जो पटना जिला में ही धनरुआ ब्लॉक है, तो वहाँ के शहादत नगर, शायद बाद में उस स्थान का नाम शहादत नगर उस गांव का किया गया, धनरुआ याद रखिएगा, पटना जिला से थे। और ये भी राम मोहन राय सेमिनरी के 11वीं कक्षा के ही छात्र थे। तीसरे जो शहीद थे और उनका नाम सतीश प्रसाद झा, और सतीश प्रसाद झा भागलपुर के खड़हरा गांव के रहने वाले थे, और ये पटना में पटना कॉलेजिएट के 11वीं कक्षा के छात्र थे। तो ये तीनों लोग 11वीं कक्षा थे। ये पटना कॉलेजिएट स्कूल है, ठीक है। कहाँ पर है? आप अगर पटना वाले हो तो जानते हो, नहीं तो फिर जानो, पटना कॉलेजिएट स्कूल, ये बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। आपको ये जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जो हुए पहले, नाम भूल रहे हैं, वो भी पटना कॉलेजिएट में ही उनकी भी पढ़ाई हुई थी। फिर आप जगपति, मैंने प्रथम जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के हुए थे, जो डॉक्टर भी थे, जिनके नाम पर डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। फिर आपको जगपति कुमार, ठीक है, ये भी ये औरंगाबाद के थे, ओबरा के, खराठी गांव था, और ये BN कॉलेज के सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। इसके बाद देवी
पद चौधरी, इस पे तो शायद हमने क्वेश्चन भी आपको भेजा था। देवी प्रसाद चौधरी, देवी पद चौधरी, देवी पद चौधरी, और ये मुंगेर के थे। मुंगेर में जमालपुर और सिलहट जगह है, और गांव होगा सिलहट, जमालपुर और मुंगेर जिला, ठीक है। और ये जो थे ये सबसे कम नीचे यानी सबसे छोटे उम्र के रहे होंगे, देवीपद चौधरी, और ये मिलर स्कूल के 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, 9th स्टैंडर्ड के 9th क्लास के विद्यार्थी थे। मिलर हाई स्कूल उस समय था, ठीक है। और पटना में मिलर हाई स्कूल है। तो और उस स्कूल का अब जो नाम है देवीपद चौधरी, शहीद देवीपद चौधरी मेमोरियल स्कूल, ऐसा नाम रख दिया गया, ठीक है। ये कुछ वर्ष पहले, मैंने हमको लगता है 90s में ये नाम चेंज हुआ है, बहुत पहले नहीं, बहुत बाद में ये नाम चेंज हुआ है। 90 के दशक में ये नाम चेंज हुआ है, ठीक है, या 80 के दशक में, 80 के दशक में तो नहीं, 90 के दशक में चेंज हुआ है। तो खैर ये क्वेश्चन नहीं रहा कि कब चेंज हुआ है। तो ये मिलर हाई स्कूल के स्टूडेंट थे 9वीं कक्षा के, ठीक है, शहीद देवीपद चौधरी। इसके बाद राजेंद्र सिंह जी हैं जो सारण के बनवारी चक के थे, और ये पटना हाई स्कूल, गर्दनीबाग में पटना हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल भी उसको कहा जाता था, तो अब शायद इनके नाम पर वो उस स्कूल का भी नाम हुआ है। तो ये उस स्कूल के ये भी शायद ये भी 11वीं कक्षा के छात्र थे। खैर कक्षा तो नहीं पूछना चाहिए। और राम गोविंद सिंह ये पटना के दशरथा के थे, और ये पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे। तो ये चूंकि आप कहोगे कि तो भाई बिहार स्पेशल हम पढ़ रहे हैं, और ये छोटे मोटे शहीद, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये छात्र जो छोटे मैंने बहुत मैच्योर्ड नहीं थे, मतलब एज से, और इन्होंने विधायिका पर फ्लैग लगाने का प्रयास किया, वहां एक एक करके लोगों को गोली लगी और उन्हें झंडा नहीं गिरने दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हो ना आया हो अलग बात है, बट ये आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहूँगा कि सब लोग का नाम और उनका स्थान और उनसे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम भी याद रखना होगा। बाद में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम कभी आपको हम लिखवा देंगे, जैसे अभी तो हमने बताया ही। तो ठीक है, इसको आप लोग देखोगे। इस गोलीकांड के विरुद्ध में, अब विरोध में 12 अगस्त को, 11 अगस्त 1942 की वो घटना है, 12 अगस्त को पटना बंद का, पूर्ण बंद का मतलब कि ये आह्वान किया गया, ठीक है, और बंद का आयोजन भी हुआ। और उसमें तब क्या, तो वो जो आर्चर जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसका नाम, 11 लोगों का नाम, डेट 11 अगस्त, ठीक है। तो ये कभी नहीं मतलब मिस करना। अब 12 अगस्त को पटना, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 12 अगस्त 1942 को पटना बंद का जो आयोजन हुआ वो किस घटना के प्रतिफल में, ये किस घटना के विरोध में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है। इस दिन पटना में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में, ये बहुत बड़े पर्सनालिटी है, अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत संचार सुविधाओं, अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई हम सरकार की, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब कि ये घटना हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इस तरह का घटना कि 11 छात्रों को आप एक साथ मार रहे हो, गोली से एक एक करके मार रहे हो। तो भाई अब ये बहुत अब आंदोलन में आप बहुत कुछ आदर्श, ये बहुत ऐसा कुछ नियम होम की अब आप अपेक्षा मत करो, अब नियम टूटेगा, ठीक है। और तब ये हुआ कि जगतलाल जी एक क्रांतिकारी कहिए, मतलब इससे स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन और उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि अब भाई संचार सुविधा को, इनका जो ऑफिस है, इनकी जो कम्युनिकेशन का जो भी साधन है, जो परिवहन का साधन है, ठीक है, उस पर हम अटैक करेंगे और उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे उसको, ठीक है। तो इस काम के लिए ये घोषणा किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने, सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार में रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया, टेलीग्राम तथा टेलीफोन सेवा को बाधित किया गया, कई डाकघरों, थानों, रेलवे स्टेशन आदि सरकारी इमारतों को जला दिया गया, जगह जगह पर पुलिस बल पर आक्रमण। तो ये क्यों? क्योंकि सरकार ने एक बड़ी ही
नृशंस मतलब कि काम किया था, बड़ी वो जो गोली कांड वो सामान्य बात नहीं थी। तो फिर जनता अब जग जाती है, भाई जनता बोलती है कि अब हम किसी नियम के तहत बंधे हुए नहीं हैं, हम हर तरह से जैसे एक क्रांतिकारी गतिविधि जो होता है ना उसके तहत अब ये इसका स्वरूप हो जाता है इस आंदोलन का। सरकार के कठोर दमन चक्र के बावजूद कई स्थानों पर सरकारी कामकाज, अब यहां पर कुछ नाम है, ये फिर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोली के शिकार हुए। तो 1942 में सीवान में थाना पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के क्रम में कौन शहीद हुए थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। यह डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव 1942 में किस स्थान पर, ठीक है, किस जिला में किस स्थान पर पुलिस गोली के शिकार हुए थे? ये जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया सारण में, ठीक है, खैर इन पर ये शहीद नहीं हुए थे। दरभंगा में कुलानंद वैदिक तथा सिंहवाड़ा समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप किया। कर्पूरी ठाकुर को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जिनको जननायक कहा जाता है। कुलानंद वैदिक दरभंगा में ये पूछ सकता है। मुजफ्फरपुर शहर के समीप एक पुलिस थाना को जला दिया गया। गया जिला के कुर्था थाना पर झंडा फहराने के क्रम में श्याम बिहारी लाल और एक दो और नाम है, ध्रुव कुमार, एक नाम है ध्रुव कुमार, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कटिहार में, वो भी शहीद हो गए थे पुलिस। यहाँ पर ऐड कर लीजिए, सर छूट गया, ध्रुव कुमार, ठीक है, ध्रुव कुमार ये शहीद हो गए थे, ठीक है, ध्रुव कुमार इसी क्रम में, ये भी झंडा उंडा लगाने के क्रम में ध्रुव कुमार कटिहार में पुलिस गोली के शिकार हुए, ध्रुव कुमार। और एक है आपको कपिल मुनि, ये भी याद कीजिए, ये नाम हमको दिखा नहीं अभी, कपिल मुनि, और ये आपको डुमरांव में, बक्सर में अनुमंडल डुमरांव में ये शहीद हुए थे, पुलिस गोली से ये भी मारे गए। तो ये दोनों नाम भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब है पटना जिले की, फिर क्या है, चलिए ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी विशेषकर ताना भगत आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को चुनौती पेश किया, और ये ताना भगत तो हम लोग पढ़े भी हैं। जमशेदपुर तथा डालमिया औद्योगिक क्षेत्रों के, अब ये क्वेश्चन भी हमने फ्रेम किया है सर, कि भाई किस जगह पर तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्र में श्रमिकों ने भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध में हड़ताल किया, ठीक है। तो उसमें डालमिया नगर भी एक इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में अस्तित्व में था, और जमशेदपुर तो काफी पहले से था। तो यहाँ पर भी डालमिया नगर में खास करके शुगर मिल था, तो यहाँ के श्रमिकों ने, तो ये डालमिया नगर और जमशेदपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा कुछ ट्रेनों पर कब्जा कर लिया गया और उसका प्रयोग आंदोलन के प्रसार में किया जाने लगा, और ऐसे ट्रेन को स्वराज ट्रेन कहा गया। तो स्वराज ट्रेन ये कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में, यानी जो आंदोलनकारी विशेष करके छात्रों ने क्या किया, कुछ ट्रेन पर अधिकार कर, अब एक बोलता है कि आप यहाँ ले चलो वहां ले चलो, उस पर पूरी तरह से अपना होल्ड कर लिया, और उसका नाम रखा गया, वैसे ट्रेन का नाम रखा गया स्वराज ट्रेन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़ करके, अब कहां पर किस में, ऐसे हम एक टॉपिक में पढ़ाएंगे भारत मतलब कि आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भूमिका, वो भी करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर भी है 9 अगस्त को ही, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार किया गया, उनकी सिस्टर बहन भगवती देवी ने पटना में महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला था। शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसमूह, तो भाई ये एरिया पूछ देगा कि कहां पर, किसके द्वारा कहां पर, ठीक है। और छपरा जिला के ही दिघवारा क्षेत्र में झंडा फहराने के आरोप में शारदा देवी को 14 वर्ष का, और एक बार हम क्वेश्चन भी दिए थे, और सरस्वती देवी को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो ये दोनों लोग कहाँ? तो छपरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कहाँ पर, ये आप देखोगे छपरा में विशाल जनसभा का आयोजन किया 42 में, और इन लोगों को सजा हुई थी 14 वर्ष और 11 वर्ष की। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कुमारी आरसी दास के द्वारा किया गया था। सीमेंट कारखाने के मजदूरों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वैशाली में सुनीति देवी और राधिका देवी ने उस समय साइकिल पर घूम घूम करके
आंदोलन का प्रसार किया, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के हजारीबाग, पलामू, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारी सरकारों का भी गठन किया गया, यानी एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट भी कुछ समय के लिए रहा, अर्थात क्रांतिकारियों द्वारा समानांतर सरकार बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में 15,000 से अधिक, ये कोई आंकड़ा नहीं, कहीं बहुत ज्यादा भी देता है, ये कुछ आंकड़ा से नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी, और मारे गए लगभग 134 लोग मारे गए। ये कोई आंकड़ा से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस आंकड़ा से कि 134 की 15,000 गिरफ्तार किए गए, 134 मारे गए, तो ये गिरफ्तारी तो बहुत अधिक हुई थी, ठीक है, अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में ये 15,000 कहीं कहीं आता है, लेकिन ये गिरफ्तारियां बहुत हुई थी। और 134 के करीब जो रिकॉर्डेड लोग हैं, वो मतलब रिकॉर्ड में जो है 134 लोग इस आंदोलन के दौरान बिहार में मारे गए पुलिस के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के विभिन्न भागों में सरकारी दमन से दबा दिया गया, लेकिन इस आंदोलन की व्यापकता, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। बिहार के आधार पर 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया गया बीमारी के कारण, और इसके बाद आंदोलन शिमला समझौते में कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को भी जेल से रिहा किया गया शिमला सम्मेलन के पहले, ठीक है, कि शिमला सम्मेलन, अब शिमला सम्मेलन क्या है कोई बात हम लोग करेंगे, और ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में वो सब आपकी चर्चा होगी। देखो, मेरा उद्देश्य था कि इन दो मूवमेंट के दौरान बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको मैं बताऊं, और वो हमने बताया है, थोड़ा बहुत आंदोलन की पृष्ठभूमि भी हमने बताया है, आंदोलन का इंट्रोडक्शन दिया है, और बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जितना तक मतलब उसको आप इग्नोर नहीं करोगे। जैसे हमने पर्सनालिटी का नाम बताया, स्थान का नाम बताया, तो उसको आप अपने रिवीजन में रखोगे, और जो क्वेश्चन बनाया है उसको बनाइएगा, तो यहाँ का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होगी। चलिए, थैंक यू। थोड़ा आप लोगों का कमेंट हम देखते हैं। हाँ, पटना में शहीद जो सप्तमूर्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सप्तमूर्ति बोलते हैं, 7 मूर्ति जो शहीदों की है, बीसी रॉय, हाँ यस, बीसी रॉय, ठीक है, विधान चंद्र राय, वेरी गुड, थैंक यू सौरभ, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था। तो वो पटना कॉलेजिएट के स्टूडेंट थे, यहीं से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था, तो वो भी हमारे बिहार के पर्सनालिटी के तहत एक बीसी रॉय का भी नाम आता है, ठीक है, विधान चंद्र, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा क्लास रहा सर, अच्छा, चलिए मनीष, धन्यवाद। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि सर केवल क्वेश्चन लगाने से हो जाएगा। अरे ऋतिक कुमार पाल, ऋतिक जी जितना बता रहे हैं उसको सुनिए, जो भेजा जा रहा है पीडीएफ उसको बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, और क्या करना होता है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इसको आप लोग बहुत हवा क्यों बना रहे हैं। आप रेगुलर पढ़िएगा तो क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा, और क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा। शिवानी आएगा, ये क्या, अवज्ञा का मतलब पूनम डिसोबे करना, आज्ञा को न मानना, अवज्ञा डिसोबे, तो मैं बहुत बार से बता रहा हूं। ठीक है, इन्होंने पूछा राम गोविंद कहाँ के थे, वो शहीद राम गोविंद जी दशरथा, पटना दशरथा, पटना के दशरथा जगह के। इस बार बीपीएससी हो जाएगा, इस बार बीपीएससी हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा, पढ़ो, मन लगा के पूरा आप पढ़िए विकास जी, नेगेटिविटी से बचिए, होगा, आप अपने पढ़ाई पर विश्वास रखिए। चलिए, थैंक यू। फिर दूसरे सर का क्लास है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर आप लोगों को जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। चलिए गौतम जी, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, आपको क्लास अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दूसरे सर का क्लास है तो इसलिए थोड़ा हम ओवर करते हैं क्लास। चलिए, फिर से वेरी वेरी थैंक्स।